Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 7th Political Science chapter number 1st. चैप्टर का नाम है ऑन इक्वलिटी। पूरा का पूरा चैप्टर किस पर बेस है? इक्वलिटी पर बेस है। उसी के बारे में हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि कौन से लेवल तक इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है और क्या जो इनइक्वलिटी है वो पूरी तरह एबोलिश हो चुकी है या फिर नहीं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो है कांता के बारे में। अब कांता कौन है? कांता घरों में काम करने वाली एक सामान्य फीमेल है। वो क्या करती है, एक वोटिंग के लिए डिसाइड होता है। हाँ, जब सभी लोग वोटिंग करते हैं तो जब वो वोटिंग करने जाती है अपना आईडी कार्ड लेकर, तो वो देखती है कि जिस लाइन में वो खड़ी है उसी लाइन में जो उसके साहब है, जहां वो काम करती है, वो भी खड़े हैं, वो उनके पीछे खड़े हैं। तब वो देखती है कि अरे वाह, जो इक्वलिटी है वो सभी के लिए बराबर है, जो लॉ है वो सभी के लिए बराबर है कि हम चाहे कितने ही बड़े कितने ही छोटे क्यों ना हो, सभी एक लाइन में खड़े हैं। तो वो वोट डाल के फिर घर आ जाती है। तो घर आने से पहले वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे अपने घर जाने से पहले साहब के घर जाके पैसे लेके आने। क्यों? क्योंकि उसकी बच्चे की तबीयत खराब है, उसको वो हॉस्पिटल दिखाने ले जाएगी। तो वो जाती है, काम करके पैसे लेके घर पे आती है, फिर जाती है वो हॉस्पिटल। और जहां जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है वो देखती है कि वहां लंबी लाइन लगी हुई है एक तरफ, और दूसरी तरफ बिल्कुल भी लाइन नहीं है। वो जहां लाइन नहीं लगी हुई है वहां आप पैसे देके अपना इलाज करवा सकते हो, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या जो इक्वलिटी है, जो टर्म है, वो क्या सभी जगह एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है? तो उसका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है कि जब वोटिंग डालने जा रहे थे, वोट करने, तब तो सब बराबर था, और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां सब अलग अलग हो गया। तो वही बात है, उसी पे हमारा जो आज का चैप्टर है वो बेस होने वाला है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स टू वोट। इंडिया कैसा है? डेमोक्रेटिक कंट्री है और सभी को इक्वल राइट्स है वोट देने का, है ना। चाहे आप प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या फिर कोई हाउस वर्कर ही हो, आपको जितने भी लॉ हैं वोटिंग में वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको रो में खड़ा होना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं इक्वलिटी की कि इंडिया में जो इक्वलिटी है वो कैसी है। क्या सभी लोग यहां बराबर है या फिर अलग अलग डिफाइन किया गया है? This means that every individual in the country, किसकी बात करें? इंडिया की बात करें, including male and female persons from all caste, religions, tribes and educational and economic background are recognized as equal. It means कि जितने भी बैकग्राउंड के लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, जो भी सोसाइटी इंडिया के अंदर है, वो सारे रिकॉग्नाइज एज इक्वल। सभी क्या है? उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस एक संविधान के लिए बराबर है। सो दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या यह है कि हम कह सकते हैं कि जो इनइक्वलिटी है वो पूरी तरह से क्या हो गई है? फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्या हम कह सकते हैं? है ना? नहीं, इट डजंट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो इनइक्वलिटी है वो पूरी तरह से एबोलिश हो चुकी है। ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच चुकी। अब उनके लिए उन्होंने क्या करा? उनके लिए उन्होंने नई नई स्कीमें चलाई कि उस स्कीम्स के थ्रू हम हमारा जो प्लान है, हमारी जो स्कीम है किसकी? इक्वलिटी की, पूरे के पूरे इंडिया के हर एक कोने में क्या करें? उसको अप्लाई कर पाए। बट एट लीस्ट in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized। कि जो equality का जो टर्म है वो सभी पर्सन के लिए रिकॉग्नाइज है। किसमें? इंडियन डेमोक्रेसी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। while earlier no law exists to protect people from discrimination and ill treatment, several work to see that people are treated with dignity as equals। क्या होता था? अभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि सभी को इक्वल राइट्स है, बट कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो इंडिया था इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947 में हुआ। बट जो इक्वलिटी का जो टर्म था उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कब आया? वो उसके 8 साल बाद आया। यानी
जो इक्वल राइट्स था उसका जो लॉ है वो उसके 8 साल बाद आया। इट मींस जब हम इंडिपेंडेंट के लिए फाइट कर रहे थे तब सभी रिकॉग्नाइज कैसे थे, एज इक्वल थे। बट जैसे इंडिपेंडेंट हो चुका था उसके बाद से वो कुछ चीजें जो थी वो सामने आई। क्या सामने आई? सबसे बड़ी सामने आई इनइक्वालिटी, है ना। उस सोशल लाइफ में तब भी वो एग्जिस्ट करती थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लॉ आया कि इक्वलिटी को क्या कर दिया गया, सभी जगह एक पर्टिकुलर लॉ की तरह एक्सेप्ट किया गया, है ना, कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं करेगा और कोई भी किसी को एबोलिश या फिर किसी को किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं करेगा, डिपेंड ऑन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देयर कास्ट, देयर रिलीजन। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस थे जो फॉलो किए गए। नंबर फर्स्ट क्या था? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है लॉ के सामने। What this means is that every person from the president से लेकर of the country to कांता, a domestic worker has to obey the same laws. It means क्या है कि जो हमारा इंडिया का या फिर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से लेकर एक डोमेस्टिक हाउस वर्कर जो है कांता है, उसको भी सेम लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है इसमें लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। Second number, no person can be discriminated against on the basis of their religion, age, caste, place of birth, or whether they are male or female. Understand? कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किस पे बेस्ड हो, चाहे उसका रिलीजन अलग हो, चाहे उसका कास्ट अलग हो, बर्थ प्लेस अलग हो, या फिर वो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड का हो, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऑल आर एस इक्वल। नंबर थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया में आने वाला या फिर उस कंट्री में आने वाला हर एक पर्सन, हर एक पब्लिक जो है, पब्लिक प्लेसेस है, वो एक्सेस कर सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, जितने भी प्लेग्राउंड है, होटल्स है, शॉप्स है और मार्केट है, वो एक्सेस कर सकता है। उस पर किसी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारे घाट है, यमुना घाट है, गंगा घाट है, जहां कोई भी जा सकता है। उस प्लेस को किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता, है ना। जो पूरी पब्लिक है इंडिया की, वो उसे एक्सेस कर सकती है। अंडरस्टैंड? नंबर 4, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी है वो अबोलिश कर दी गई। सबसे ज्यादा जो इनइक्वालिटी में था, जो रूल था, जो सबसे बड़ा सिस्टम था, वो था अनटचेबिलिटी। उसके ही बिना पे जो बहुत सारे रिलीजन थे, वो इस जो ये था अनटचेबिलिटी सिस्टम था, उसको क्या फोर्स कर रहे थे कि नहीं, ये दूसरी कास्ट का है, हम इसको टच नहीं करेंगे, या फिर ऐसी कास्ट का है, हम इसके हाथ से पानी नहीं पिएंगे। तो उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी, जो सोशल सोसाइटी थी, उसके अंदर ये जो फॉर्मूला था अनटचेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता था। बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो क्या हो गया, एबोलिश हो गया। और अब ऐसा लॉ है कि कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता, उसको अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है वो पूरी तरह एबोलिश हो गया है। अब हम देखते हैं ये फोटो किसका है, पार्लियामेंट का है। इसमें हर एक पर्सन के हाथ में क्या है, पार्लियामेंट की जो रूफ है, जो छत है, वो पकड़ रखी है। इट मींस कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए इक्वल बेस करता है। जो पार्लियामेंट है वो क्या है, वो सबके हाथों में बराबर है। द पार्लियामेंट इज द कॉर्नस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जो भी हमने इलेक्ट किए हैं, जिन के लिए हमने वोट किया है, वो सारे हमें क्या करेंगे, आगे रिप्रेजेंट करेंगे। और वो क्या चाहेंगे कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, सभी के लिए इक्वल रहे, वो चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा पर्सन क्यों ना हो। अब ये जो फोटोज वो एक मूवी के हैं, मूवी का नाम है दीवार। उसमें होता क्या एक्चुअली में, ये दो बच्चे हैं, बाद में ये बड़े एक्टर बनते हैं, बट अभी के लिए क्या है, उनका बचपन है। मूवी में बताया गया है कि एक छोटा लड़का होता है जो काम करता है, कौन सा, शू पॉलिश का काम करता है। तभी को दो बड़े आदमी आते हैं, जो लास्ट में हम देखते हैं कि वो विलन्स हैं, है ना। तो वो आते हैं, उनको बोलते हैं शू पॉलिश कर दो, ये कर देता है। शू पॉलिश करने के बाद ये जो विलन है पैसा निकालता जेब से, उसको फेंक देता है ऐसे,
कि ये ले उठा ले। तो फिर जो ये लड़का है वो कहता है कि मैं जो हूं, अपना इंट्रोडक्शन देता है कि आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, है ना। तो फिर क्या है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं जो हूं वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा। कौन से रूल? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से एग्जिस्ट थे, अनटचेबिलिटी का जो रूल था या फिर इनइक्वालिटी का जो रूल था, उसको फॉलो नहीं करूंगा। मुझे चाहिए फुल्ली रिस्पेक्ट, ठीक है। तो फिर क्या करता है विलन? विलन वो जाता है, उस पैसे को उठाता है, फिर पूरा रिस्पेक्टफुली उसके हाथ में देता है कि हाँ ये ले तेरी मेहनत के पैसे। तो वही जो सीन है वो इसमें दिखाया गया कि जो एटीट्यूड है उस बच्चे का, कि वो खुद से ये चाहता है कि ये जो बैड हैबिट्स हैं इस सोसाइटी में मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, मुझे चाहिए फुल्ली रिस्पेक्ट। और मैं क्या हूं? मैं भी आपके बराबर इक्वल हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर कर रहा हूं, और आपको कोई ऐसा हक नहीं है कि आप ऐसा मिसबिहेव करो मेरे साथ। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution are first through law and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। अब क्या होता है कि बहुत कुछ करने के बाद, काफी लॉ लगाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के बाद भी कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहां फिर भी वो जो बैड हैबिट जिनको हम कहते हैं, इनइक्वालिटी है, डिसएडवांटेज, इन सब के वो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या करती है गवर्नमेंट? उनको डायरेक्टली तो नहीं पहुंच पाती, बट उन पर पहुंचने या फिर उनको एबॉलिश करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाती है। कुछ तो होते हैं लॉ डायरेक्टली कि लॉ अप्लाई कर दिया और आपको सभी को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो करते तो आप पे फाइन लगाया जाएगा। और सबसे बड़ा मैं बताऊं, हेलमेट का हम देखते हैं आज कि जो भी हेलमेट नहीं पहनता उस पर फाइन लगाता है। वैसे ही रूल है कि अगर आप सोसाइटी के अंदर किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट वाला बिहेव करते हो तो आपको भी क्या हो सकता है, उसका जो फाइन है वो भरना पड़ सकता है, या फिर जो लॉ में डिसाइडेड है वो जो सजा है वो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो ह्यूमन राइट्स कुछ हैं बहुत सारे जो किसने लगाए हैं? गवर्नमेंट ने लगाए। एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम चलाती है। और सबसे जो अच्छा प्रोग्राम का एग्जांपल है वो देखते हैं हम मिड डे मील, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज एग्री कम्युनिटीज, यानी जिन लोगों के पास उसका एडवांटेज नहीं पहुंच रहा है, जिनका उनको फायदा नहीं हो रहा है, वहां तक पहुंचने का सुअवसर जो है वो गवर्नमेंट निकालती है। देयर आर सर्वल लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और कुछ ऐसे लॉ हैं जो क्या करते हैं, वो हर एक पर्सन को, हर एक पर्सन जो है उसका जो राइट है इक्वलिटी का वो प्रोटेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? In addition to law, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। क्या करती है उनके लिए? लॉ सेट करती है, स्कीम सेट करती है कि ऐसी कम्युनिटी जिनको अलग कर दिया गया है, जिनको समाज सोसाइटी थी उनसे अलग कर दिया गया है, या फिर किसी को भी ऐसे ट्रीट कर दिया किया गया है कि आप सोसाइटी के इक्वल नहीं हो, आप हमसे अलग हो या फिर आप हमसे छोटे हो, किसी को भी ऐसा ट्रीट किया गया है, उन सब के लिए एक स्कीम है ना, गवर्नमेंट द्वारा चलाई हुई। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। और उस स्कीम के हेल्प से लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है कि जो उनको पास्ट में जो राइट्स नहीं मिले, जो बेनिफिट उनको पास्ट में नहीं मिले, वो उनको अब मिल रहे हैं, है ना। एटलीस्ट फाइनली हमें कुछ तो क्या मिला, अच्छा मिला। जैसे कि मैंने बात करी थी मिड डे मील की, सबसे अच्छा जो प्रोग्राम रहा गवर्नमेंट का, जो मुझे लगता है सबसे बेनिफिट, जिसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं और एक्चुअल में उसने उस प्रोग्राम ने जो स्कीम ने वर्क किया है वो है मिड डे मील। सुना होगा आपने। इसका मतलब क्या है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो लंच टाइम होता है उसमें जो खाना होगा वो गवर्नमेंट खुद देगी, और प्रीपेड मील होगा, वो कुक्ड मील होगा, वो आपको वहीं क्या करना है, वहीं खाना है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको घर जाना नहीं पड़ेगा। और जो फाइनेंशियली कंडीशन जिनकी वीक है उनको क्या होगा, जैसे उनके पेरेंट्स आते थे घर पे खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए, फिर उनको खिलाते फिर वापस भेजते, तो वो जो रूटीन सेटअप है वो बंद हो जाएगा। और
बहुत ज्यादा बच्चे जिनको फूड या फिर मिलता नहीं है, जो एजुकेशन सिर्फ इस वजह से छोड़ चुके हैं कि उनको क्या करना है, उनके पहले अपने फूड का जो अरेंजमेंट करना है उस चक्कर में वो छोड़ चुके हैं, वो भी अब जो है वो स्कूल्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch। क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्री मतलब छोटे बच्चों के स्कूल थे उन सभी में बच्चों को क्या दिया गया, मील दिया गया। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001। हमें क्या याद रखना है कि तमिलनाडु में सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम है या जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था, 2001 में। और प्रेजेंट में देखें तो ये ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्ट करता है। द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल्स विद इन 6 मंथ। और जैसे ही इस प्रोग्राम के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए ना, गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि 6 मंथ्स है आपके पास, आपको जितने भी स्टेट्स हैं उस स्टेट में जो ये स्कूल का एलिमेंट्री मिड डे मील है, ये प्रोग्राम आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अंडरस्टैंड। और आज हम देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में सब जगह है। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, बहुत सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट हुए। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जितने भी पुअर चिल्ड्रंस थे उन्होंने क्या करा, अपने आप को इनरोल करा स्कूल के अंदर और रेगुलरली स्कूल जो है अटेंड करने लगे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जितने बच्चों ने स्कूल अटेंड करा उनको पहले तो फूड मिला, फिर जो एजुकेशन मिला उससे क्या करा, उन्होंने अपने आप को डेवलप करा। क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली की, सिर्फ ऐसी एक की है जो ह्यूमन को डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा सोर्स नहीं है जो आप अपने आप को डेवलप कर सके हो। यानी जितने भी आइडियाज ह्यूमन ब्रेन में हम देखते हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी आइडिया अपने जो ब्रेन में इग्नाइट होता है वो हमारी एजुकेशन की ही बदौलत से होता है। एजुकेशन हमें हेल्प करता है कि हम अपने ब्रेन को बूस्ट कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है। अंडरस्टैंड। His teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. But now with the midday meal being provided in schools, their attendance has improved. क्या कहते थे कि पहले बच्चे थे लंच करने घर जाते थे बट फिर वापस लौटते ही नहीं थे। वो जो है वो सिस्टम बंद हुआ है। अब एक तो हमारे टाइम सिस्टम ऐसा था कि हम क्या करते थे, कभी बंक मार लेते थे फिर नहीं जाते वापस। बट यहाँ जो सिस्टम अलग था कि स्कूल्स पहले क्या करते थे, अलाउ करते थे लंच के लिए कि आप जो घर जाना चाहता है, जिनका घर पास में है या फिर थोड़ा दूर है, वो लंच करने अगर घर जाना चाहता है वो चाह सकता है। ऐसे में क्या होता था, वो बच्चे आते ही नहीं थे। बिल्कुल हमारे स्कूल में ये सिस्टम था, तो फिर मैं भी नहीं गया था 2-3 बार। उसके बाद से फिर स्टार्ट कर दिया था रेगुलर। अंडरस्टैंड। तो ये जो चीज है अब ये डिपेंड किस पे है, किस रीजन से ये सब हो रहा था। ये हो रहा था फूड की वजह से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बच्चे घर जाने के बाद वापस नहीं आते थे, क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स काम करते थे। जो मोस्टली जो पुअर लोग थे वो क्या करते हैं, उनकी हस्बैंड एंड वाइफ यानी उसके बच्चे के फादर एंड मदर दोनों वर्क करते थे और फिर उस वर्क को छोड़कर वो घर पे आते, लंच बनाते, फिर उस बच्चे को सर्व करते और उतने में तो या तो स्कूल खत्म हो जाता या फिर बच्चे को टाइम नहीं मिलता, उनको टाइम नहीं दे पाते उस फूड के लिए। तो क्या हुआ, जैसे ही जो बंक मारने वाले बच्चे थे जो जाकर वापस नहीं आते थे, उस टाइप के सारे वो पूरा सिस्टम जो है वो फिनिश हो गया। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। यानी जो फीमेल्स थी, जो उनकी मदर्स थी, जिनको अपना काम छोड़कर बच्चों को मील पे ध्यान देना पड़ता था, वो अब नहीं हो रहा। यानी वो अब पूरी तरह से टेंशन फ्री हो चुके हैं कि हमारा जो बच्चा है स्कूल में जो मील है वो ले लेगा। तो वो इस तरह से अपने काम पे फोकस भी कर पा रहे हैं और साथ में जो बच्चा है उनका एक सेफ प्लेस पर एक एजुकेशन जो है एनवायरनमेंट में स्टडी कर रहा है। दिस प्रोग्रामर हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट
prejudice because children of all caste in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook this meal. अब क्या हुआ कि स्कूल के अंदर जितने भी कास्ट के बच्चे थे, अपर कास्ट बोल दो, लोअर कास्ट बोल दो, जितने भी कास्ट थे वो सारे साथ में ही बैठ के खाना खाते थे। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि क्लास में हम कभी यह नहीं देखते कि हमारा जो फ्रेंड है वो किस कास्ट का है। हमें बस ये मतलब होता है कि कोई ऐसा हमारे साथ है जो हमें समझे, हमें सपोर्ट करे या फिर हमें हेल्प करे स्टडी में, तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अब रिलीजन हो, कास्ट हो, वो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। तो ऐसे जब इन्होंने साथ में जब खाना खाना स्टार्ट करा तो उनकी बाउंडिंग स्ट्रांग हुई, अच्छे दोस्त बने, फिर उनके लिए वो चीजें मैटर नहीं करी। तो ऐसे करके जो अनइक्वलिटी वो एबॉलिश होगी। साथ ही साथ कुछ जगह ऐसी भी थी जहां खाना बनाने के लिए जो दलित वुमेन है उनको हायर किया गया। बट पहले क्या होता था कि जिस दलित वुमेन अगर टच कर दिया तो दूसरा नहीं खाता था। बट ये उस थिंकिंग को पूरी तरह से फिनिश करके, है ना, वहां पर उन फीमेल्स को हायर किया गया खाना बनाने के लिए। तो ये जो सिस्टम था अनइक्वलिटी का, वो धीरे धीरे क्या हुआ, फिनिश होके एक पीक पे आ चुका, खत्म हो। The midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. और सबसे बड़ी हेल्प भी क्या हुआ, जो हंगर रेट था वो भी रिड्यूस कर दिया। बहुत से ऐसे बच्चे होते जिनके पेरेंट्स आ नहीं पाते, वो क्या बोलते कि कोई बात नहीं, आप स्कूल में रहो, शाम को हम आप खाना खा लेना। तो खाली पेट स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही मिड डे मील स्टार्ट हुआ तो बच्चों को लंच मिलने लगा, और जब पेट में कुछ गया तो स्टडी में एजुकेशन जो हमारा फोकस था वो डेवलप हुआ, है ना। जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली थी वो काफी एजुकेटेड पर्सन जो है हम देखते हैं। While government programmers play an important role in increasing equality of opportunity, this is much that still need to be done. और हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी को फिनिश करने में ये ऐसे जो प्रोग्राम्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं हम हेल्प करिए, क्योंकि डायरेक्टली इनका मोटिव ऐसा नहीं था, बट इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था रिड्यूस करना हंगर रेट को और फूड प्रोवाइड कराना बच्चों को, जो पुअर फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियली। बट इनडायरेक्टली उसने हेल्प क्या करा, इनडायरेक्टली उसने हेल्प करा कि जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी थी, उनके जितने भी डिसएडवांटेज थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in schools, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. क्या होता था, जिनके पास पैसा है वो बड़े बड़े स्कूल में, हायर स्कूल में, जितने भी अच्छे स्कूल है वो उनमें ज्वाइन हो जाते थे। तो उनके लिए ऐसा कोई नहीं कि उनको नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना, वो उनके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। बात करें जो पुअर फैमिली की, उनमें क्या होता था कि बच्चा अगर बोलते कि मुझे स्कूल में नहीं जाना तो घर वाले इतना फोर्स नहीं करते थे। बट जैसे जैसे प्रोग्राम आए मिड डे मील के तो लोग क्या हुए, अपने आप में मोटिवेट हुए कि चलो एटलीस्ट बच्चा वहां खाना खा लेगा, उसी लिए भेज देते हैं हम। सबसे जो इजीएस्ट रीजन था कि खाना मिल जाएगा, उधर भेज देते हैं। तो बच्चा जब वहां जाता, खाने के बाद स्कूल अटेंड करता, तो क्या पढ़ता, जैसे वो एजुकेशन अटेंड करता क्लासेस, उसका जो ब्रेन था वो डेवलप होता। डेवलप होने के बाद वो कुछ चीजें सीखता और सिखाता, कुछ अच्छी बातें पेरेंट्स को भी बताता कि देखो मैंने आज ये सीखा है। तो उससे जो चेंजेस आने शुरू हुए, वो जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो एकदम कहते हैं ब्रिलियंट ब्रेन जो है वो नेक्स्ट में, वैसे जो ब्रेन है वो सामने है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा अच्छे स्कोर्स होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के आने लगे, 99%, 98% बोर्ड्स के अंदर। तो वो जो बेनिफिट था वो एकदम से नहीं आया, उसको थोड़ा टाइम लगा, बट जो इसका जो चेंज था, जो अपडेट था वो अमेजिंग था। अंडरस्टैंड? Even today there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequality. और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे प्रेजेंट टाइम में, कि जहां ऐसे दलित स्टूडेंट्स को या फिर जो भी है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। किसके बिना पर? उनके कास्ट के बिना पर, उनके बैकग्राउंड के बिना पर, और उनकी डिग्निटी है उनको हर्ट किया जाता है, इनके लिए उनको ट्रीट किया जाता है। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected, और ऐसी सिचुएशन उनके लिए बना दी जाती है जिनसे जो उनकी डिग्निटी है वो हर्ट हो।
This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. क्या करते हैं लोग रिफ्यूज कर देते हैं सोचना, जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहता है कि लोग सोचे, क्या सोचे कि सभी क्या है, सभी इक्वल हैं और जो उनके राइट्स हैं वो भी इक्वल हैं अगेंस्ट लॉ, लॉ के सामने भी सब बराबर हैं, हमें यही सोचना होगा। बट वो ऐसी सोच से रिफ्यूज कर देते हैं कि हम ऐसे नहीं सोचते। अब जो उनकी मेंटेलिटी है वो अभी भी अनएजुकेटेड है, यानी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो अपनी मेंटेलिटी को वॉश नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए। इट मींस क्या काम की ऐसी एजुकेशन जो सिर्फ यह नहीं सिखा सकती कि जो इनइक्वलिटी है वो क्या है, हमें उसको एबलिश करना चाहिए, हर एक जो है इक्वल है। क्योंकि एजुकेशन में किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, ना ही एजुकेशन हमें सब कुछ सिखाता है। एजुकेशन हमें क्या सिखाता है कि आगे प्रोग्रेस करते रहो और जो सभी क्या है, सभी ह्यूमंस आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, सबके लिए सब बराबर है। तो फिर जो उनकी एजुकेशन है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या वो सही एजुकेशन ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा कुछ होने के बाद हमें नहीं लगता कि जो जहां वो पढ़ रहे हैं उन्हें कैसा सिखाया जाता है या फिर कैसा वो सोसाइटी है, फिर कैसा वो सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं वो। One of the main reasons for this is that attitudes changes very slowly। और सबसे बड़ा या जो एटीट्यूड है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, और जो कॉन्फिडेंस है जो एजुकेशन से बिल्डअप होता है वो शायद किसी और चीज से होता होगा। Even though people are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women। पता है लोगों को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके अंदर लॉ है क्या इक्वलिटी का, सभी बराबर हैं, पता होने के बावजूद करते हैं लोग ऐसे। बहुत से लोग ऐसे पता है उनको कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी या तो सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, एक इनइक्वलिटी ट्रीट करते हैं, किस पर, जो उनके कास्ट पर बेसिस हो, रिलीजन पे हो, डिसेबिलिटी पे हो, या फिर जो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उन पर। और कभी कभी क्या होता, उसको ऐसे ट्रीट करते कि आप वुमेन हो तो आप क्या हो, हमसे वीकर हो, ऐसे वो इनको ट्रीट करते थे। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज inferior and that every person deserve to be treated with dignity that present attitudes can change। और ये जो चीजें हैं जितनी भी ये डिग्निटी को हट कर रहे हैं लोग, अनइक्वलिटी है, ये चेंज कब होना स्टार्ट होगी? जब हम खुद ये सोचेंगे कि क्या है, हम हर एक को इक्वल समझेंगे, हर एक हमारे लिए इक्वल है और हम सबके लिए इक्वल है। हमें किसी भी कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, जो जैसा है ठीक है, हम अच्छे हैं, बस हमें यही ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड? तो किसी को बिलीव भी नहीं करना है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो जब ये सब थिंकिंग हम अपने ब्रेन में फिट करेंगे, हम अपने आप को कहेंगे नहीं ये सब गलत है, तो ऑटोमेटिकली जो एटीट्यूड है वो आपको चेंज कर देगा। अगर आप 30 डेज तक कंटिन्यू एवरीडे मॉर्निंग जब उठते हो, आप अगर ये रिपीट करोगे आई एम द बेस्ट, कंटिन्यू 30 डेज तक अगर आप ये रिपीट करते हो आई एम द बेस्ट, जो 31st डे होगा वो अपने आप आपको बेस्ट बना देगा सब में, है ना। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा वो स्लोली यानी धीरे धीरे चेंज होता है, तुमसे चेंज नहीं होता, और उसका जो पूरा पावर है वो हमारे हाथ में। हम जैसा एटीट्यूड सेट करेंगे हम वैसे बन जाएंगे ना। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो अच्छा सोचेंगे हम अच्छा बनेंगे। स्टेबलाइजिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए continuous struggle and one in which individual as well as warriors as well as various communities in India contribute to stabilizing। यानी इक्वलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो अच्छे स्टेटस पर है बट फिर भी क्या करती है, वो समझती है कि हाँ इक्वल होना जरूरी है, वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को। और बहुत सारे लोग जो लोअर कास्ट में एग्जिस्ट करते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत है, सब चीजें वो नहीं समझ पाते। तो जो स्ट्रगल है सोसाइटी के अंदर वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो इसका चेंजेस स्टार्ट कहाँ से होगा? ये होगा हमसे,
कि हम अपने आप को चेंज करेंगे तो सेकंड पर्सन है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सारा क्रेडिट है या फिर सारा जो स्टार्टिंग है हमसे होगी। हम अच्छे तो पूरी सोसाइटी अच्छी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और सबसे बड़ा लॉ इक्वलिटी का इन्हीं का दिया हुआ है। यानी इन्हीं की बदौलत से आज जितने भी सोसाइटी हैं, मोस्ट ऑफ द वुमेन के लिए उन्होंने राइट बनाया कि आज जितनी भी लड़कियां अच्छे स्टेटस पर पढ़ रही हैं या फिर अपने वर्क में एक अच्छी स्टेटस पर है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, वो सब इन्हीं की बदौलत है ना। इन्होंने ही ऐसे लॉ बनाए थे जिससे जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स है, वुमेन है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके एंड एक ऑफिसर के रूप में काम कर सके, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इन्हीं की देन है। तो हमें इनको नहीं भूलना चाहिए कि आज का जो सोशल लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है जिसमें सब इक्वल है, वो इन्हीं की देन है। इट इज डिसग्रेसफुल टू live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is cipher. To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one drives strength, confidence, and recognition. अब क्या है, इनके वर्ड थे कि अपनी रिस्पेक्ट को छोड़कर यदि कोई ह्यूमन एग्जिस्ट करता है तो वो उसका एग्जिस्ट होना बेकार है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के कोई भी अपने आप को एक पॉजिटिव वे में नहीं बिल्ड कर सकता। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी की। जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और इन्हीं के ये जो वर्ड हैं आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कि हर एक जो इंसान है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है और उसी के बिना पे बहुत सारी जो बैड हैबिट्स हैं, बुरी बैड थिंग्स हैं, वो एबॉलिश हो गई है। तो इनके वर्ड थे कि जो स्ट्रगल है वो हमें क्या बनाता है, वो हमें पावरफुल बनाता है। अब क्या होता था, अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, राजा महाराजा के टाइम की बात करूं, क्या होते थे, जो किंग जितनी फाइट करता था वो उतना ही ज्यादा उन चीजों को सीखता था और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता था। जैसे अगर मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम में 99.99% स्कोर करा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल पर होगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट बोर्ड में मैं फाइट करूं, अटेम्प्ट करूं, उसमें मैं अच्छे परसेंटेज क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। तो यही जो हमारा स्ट्रगल है हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। इसलिए स्ट्रगल से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो डायमंड है वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद, बहुत ज्यादा टाइम के बाद ही क्या होगा, अपने एक डायमंड जो है बन पाता है। और जो उसकी पहले की कंडीशन वो होती है एक कोयला। कोयले से डायमंड बनना है अगर, तो तपना तो पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। Understand? Man is mortal. Everyone has to die some day or the other. But one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live devoid of self-respect. सभी जिंदा हैं, सभी को एक न दिन मरना है, बट ऐसा मरना किस काम का कि हम किसी दूसरे पर्सन की डिग्निटी को हट करके मरे या फिर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के मरे, तो वो मरना कोई मरना नहीं है। तो जब भी जियो खुल के जियो, खुद की रिस्पेक्ट करो, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो। अंडरस्टैंड? तो यही जो चीज है जो सोसाइटी में एक नया, एक ब्रॉड जो चेंज है वो लेके आती है। नेक्स्ट, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब हम ये सोच के थोड़े से वंडर करेंगे कि क्या सिर्फ जो इनइक्वलिटी है वो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है? क्या सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा है। सो you are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. ऐसा नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी एक स्टोरी आएगी बहुत अच्छी वाली, वो हम देखने वाले हैं। The truth is that in many democratic countries around the world
द इशू ऑफ inequality continue to be the key issue around which community struggle। यानी ऐसी जो ये inequality थी, यही एक सबसे बड़ी की बनी हुई थी स्ट्रगल की, क्योंकि अगर हमें अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्टेड वे में प्रूव करना है तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता था। और बहुत सी ऐसी कम्युनिटी थी जिनको उतनी जो रिस्पेक्ट वो सोसाइटी में नहीं मिली, वो गेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। और वो स्ट्रगल किसी भी वे में हो सकता है, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन में हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट, कहाँ की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, एक स्लेव का सिस्टम था। कौन सा? स्लेव्स का सिस्टम था कि जब कोई लोग एक जगह रहने वाले लोग थे जो बिजनेस करते थे, उनको क्या, जो उनकी जो फार्म लैंड था उन पे काम करने के लिए मजदूर चाहिए होता था, ठीक है। तो क्या करते, वो लोकल जो लेबर थे वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि लोकल लेबर घर जाते थे, काम पूरा नहीं करते थे, और बहुत सारे रीजन होते थे, वो काम छोड़ देते या फिर जो भी इश्यूज थे उनको फेस करने पड़ते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्लेव्स हायर करना स्टार्ट कर दिया। अब उससे क्या होता था कि किसी दूसरी कंट्री से एक बहुत बड़े जो ग्रुप था वो वहां से लोगों को किडनैप करके वो दूसरी कंट्री में उनको सेल करता था। किसके लिए? खुद के बेनिफिट के लिए, यानी ह्यूमन सेल जो होता था। अंडरस्टैंड? तो क्या करते, दूसरी जगह फिर वहां लोगों को उन लेबर्स को जो स्लेव थे उनको खरीदते और जितना मर्जी चाहे उनसे काम करवाते थे। इसका फायदा क्या हुआ कि उनको स्लेव को पैसे नहीं देने पड़ते थे। क्या बचा? सबसे बड़ा पैसा बचा, और जो भी देते थोड़ा बहुत खाने को दे देते और उसी पे उनको गुजारा करना पड़ता था। उनकी फैमिली सब छूट जाती थी पीछे। सिर्फ उनका यही था कि आपको यहाँ रहना है और मरने तक आपको काम करना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। तो ऐसा था स्लेव का सिस्टम। बुरी तरह उनको टॉर्चर किया जाता था, बुरी तरह उनसे काम करवाया जाता था। तो ऐसा हुआ कि जो अमेरिका था वहां भी लोगों को एज ए स्लेव यूज किया जाता था। और वो जो स्लेव्स थे वो आते थे अफ्रीका से। कहां से आते थे? अफ्रीका से स्लेव आते थे और वो वहां काम करवाते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि जहां पे एक लॉ अनाउंस हो गया कि क्या करना है हमें, अब हमें स्लेव को फ्री करना है, कि जिसके पास भी स्लेव मिले, ऐसा कॉन्सेप्ट मिला, तो उसको तुरंत ही क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो पनिश करेगा। तो स्लेव का सिस्टम खत्म हो गया और जो अफ्रीका से लोग वहां आए थे वो अमेरिका में ही बस गए। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ तो उन लोगों ने अपना खुद के बिजनेस स्टार्ट करे, काम करना शुरू करा। बट ऐसे बाद में क्या स्टार्ट हुआ कि जैसे जैसे लोग रहने लगे, अपनी फैमिली कर ली वहां, और फैमिली के बाद उन लोगों के साथ होने स्टार्ट होने लगा इनइक्वल सिस्टम की। ये क्या है, ये अफ्रीकन है और ये स्लेव हैं हमारे, तो हमें क्या करना है, ये हमसे नीचे हैं। तो सेम जैसा इंडिया में चल रहा था इनइक्वलिटी सिस्टम, वैसे ही अमेरिका में उन अफ्रीकन के साथ हो रहा था। तो आपको समझ में आया कि हो क्यों रहा था। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। और जितनी भी जो कम्युनिटी उनकी बिल्ड हुई थी उस टाइम के अंदर, उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर किया जाता था। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन द लेटेस्ट 1950s। कब की बात है? 1915 में ऐसा मूवमेंट हुआ टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। यानी इस टाइम से पहले की बात कर रहा हूं, इस टाइम तक जो लॉ था इक्वलिटी का वो एग्जिस्ट नहीं करता था। सिर्फ एक पर्सन के स्टेटमेंट से इतना जो रेवोल्यूशन हुआ और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक्सेप्ट करना पड़ा कि जो सभी क्या है, सभी के लिए इक्वल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। अब कैसे होता था कि अब ये हर जगह हो रहा था अमेरिका में, पूरे अमेरिका में, और कोई भी इसको समझ नहीं पा रहा था कि नहीं हमेशा नहीं करना चाहिए। कोई भी नहीं समझ रहा, तब तो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि ये हमसे क्या है, अनइक्वल है, हमसे नीचे हैं। तो बात करूं जैसे कि अगर कोई अफ्रीकन किसी बस में बैठा है
और अगर वहां कोई अमेरिकन आ जाता था तो उसे अपनी सीट जो थी वो छोड़नी पड़ती थी। किसके लिए? उस अमेरिकन के लिए। और जहां वो अमेरिकन खड़े हो जाते थे तो वहां से अफ्रीकन को अपनी जगह तो अपनी प्लेस से छोड़ना पड़ता था, वो चाहे कहीं भी हो, सिनेमा हो, बस हो, एवरी पब्लिक प्लेस। Understand? For example, whether traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus, यानी पीछे बैठना पड़ता था उनको, जहां से मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं होता। इवन बस की अगर सीट्स खाली है, आगे सीट खाली है, तो भी उन्हें सिर्फ पीछे बैठना पड़ता था, है ना। ऐसा इनइक्वालिटी का बिहेवियर जो था उनके साथ हो रहा। फ्रॉम देयर सीट वेदर व्हाइट पर्सन विश टू सिट, है ना, जहां पे वो व्हाइट जो मैन था, अमेरिकन को व्हाइट बोलते थे, अफ्रीकन को ब्लैक बोलते थे। अंडरस्टैंड? तो क्या हुआ था, जहां पे वो अमेरिकन बैठना चाहता था ना, उसकी मर्जी जहां बैठे, बट जो अफ्रीकन थे उनको वहां पीछे ही बैठना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो यही बात आती है रोजा पार्क्स से। आपको ये जो नाम है वो याद रखना है, क्यों? इन्हीं की बदौलत अमेरिका में सबके लिए जो इक्वल राइट वाला सिस्टम था वो अप्रूव हुआ था 1930 से 2005 तक की बात करें। कब तक? 2005 तक की बात करें। वाज एन अमेरिकन वुमेन, है ना, वो भी जो एंसेस्टर थे उनके अफ्रीकन जो स्लेव्स लाए थे, उनकी एक वुमेन थी, है ना, अफ्रीकन लेडी थी। वो टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। क्या हुआ कि पूरा दिन काम करके वो जो लेडी थी थक गई थी, और वो जहां से बैठी फर्स्ट सीट पर वहीं जाके बैठ गई। और जैसे ही अमेरिकन आया, उन्हें एक तरह का ट्रेंड बन चुका था ट्रेडिशनल, वहां की खाली करनी है, तो उन्होंने क्या कहा, मना कर दिया कि हम जो है अपनी सीट से नहीं उठेंगे, क्योंकि हम है फुल्ली टायर्ड और हम आए हैं काम से। तो जो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसने गुस्से में क्या नहीं करा, सीट खाली नहीं करी कि मैं नहीं जाती, बस बैठ। तो फिर क्या हुआ, यही जो रिफ्यूजल था, हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजुकेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। और जैसे ही लोगों ने देखा उसको, फिर क्या हुआ, अब उन्होंने उनको फोर्स नहीं करा, क्योंकि जो पर्सन था वो फाइट तो कर नहीं सकता था। उन्होंने जितना जोर लगाना था लगा लिया, वो वहां से नहीं उठी। तो फिर उस व्हाइट मैन को पीछे जाके बैठना पड़ा। और जब ये लोगों ने देखा, दूसरे लोगों ने देखा, तो उन्होंने एक थिंकिंग डेवलप की, नहीं कि ये सब चीजें जो है वो गलत है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस लेडी का, रोजा पार्क्स का सपोर्ट करना चाहिए। और फिर क्या हुआ, सबसे बड़ी जो हेल्प करता है वो एजुकेशन। जितना भी एजुकेटेड ब्रेन होगा वो क्या करेगा, वो अच्छी चीज को डेवलप करेगा और आगे शेयर करने की कोशिश करेगा, है ना, जो अपना नॉलेज है। तो वहीं से क्या हुआ, जो एजुकेशन सोसाइटी थी, उन्होंने अपने जो आइडियाज थे वो डेवलप हुए, शेयर करना स्टार्ट हुआ, एक मूवमेंट हुआ, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आया, जिसपे फिर क्या हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ। उसके बाद से सभी को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। तो सबसे बड़ा क्या था, उनका नेशनल ओरिजिन था कि वो दूसरे नेशन से थे। बट सिविल राइट कॉन्सेप्ट बना है क्या, डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, इन सब को प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि अब कोई भी किसी को क्या नहीं कर सकता, टॉर्चर नहीं कर सकता। ऑल आर इक्वल अगेंस्ट लॉ। अंडरस्टैंड? सो it also started that our school would be open for African American children and that they would no longer have to attend separate school specially set up for them। अब क्या हुआ था इससे पहले कि जहां अफ्रीकन पॉपुलेशन थी, बढ़ रही थी, वहां अमेरिकन स्कूल में तो उनको जाना नहीं दिया। तो जो अफ्रीकन थे एजुकेटेड, उन्होंने खुद के स्कूल डेवलप करे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वहां इनइक्वालिटी थी। बट क्या हुआ, जैसे ही रोजा पार्क्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट अप्लाई हुआ, सिर्फ उस राइट के बाद हर एक सेक्टर में जितने भी राइट्स मिलने चाहिए थे उन सबको दे दिया गया। सबसे बड़ा क्या हुआ, स्कूल्स के अंदर, कि पहले उनको सेपरेट स्कूल में ज्वाइन होना पड़ता था अमेरिकन अफ्रीकन को, पर बाद में उनके लिए सारे स्कूल्स ओपन कर दिए गए। अंडरस्टैंड? तो बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट हुआ इक्वल एजुकेशन का, कि जो एजुकेशन वो जो व्हाइट सोसाइटी थी अटेंड कर रही थी स्कूल को, और वही एजुकेशन उनको भी मिलेगी।
However, despite this, a majority of African American continues to be among the poorest in the country. और उसका रीजन क्या हो रहा था कि जो अफ्रीकन थे तब भी गरीब ही थे, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था। काम के वर्क लाइफ की बात करें, वहां भी इनइक्वालिटी, इनको इजीली वर्क भी नहीं मिलता था, काम भी नहीं मिलता था करने को, जॉब नहीं मिलती थी। उसके बाद जैसे राइट्स हुआ तो सभी सेक्टर में, जैसा कि मैंने कहा, इनको इनके लिए डोर्स ओपन हो गए, तो अच्छी जॉब इनको मिलने लगी, अच्छे प्लेसेस इनको मिलने लगी, और इनका जो अचीवमेंट था वो भी इनक्रेडिबल था। अंडरस्टैंड? ओके। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private school. क्या होता था, जो ब्लैक जो भी लोग थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही जा पाते थे। क्यों? क्योंकि जब उनको जॉब नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं आएंगे तो अच्छी स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो सिर्फ वही स्कूल ज्वाइन करेंगे जहां पे जो टीचर्स है वो लेस क्वालिफाइड होते हैं, और अच्छी उतना इंप्रूवमेंट जो एजुकेशन में था नहीं हो पाया। अब क्यों? क्योंकि वो जो खुद का स्कूल रन कर रहे हैं वो भी तो वहां से आए हैं, उन्हें भी इतना एजुकेशन नहीं मिला, वो जितना उनके पास है वो उतना ही पढ़ा रहे हैं। बट जैसे ही सेक्टर ओपन हुआ तो उनके जो स्कूल्स की डोर थे बड़ी स्कूल में ज्वाइन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी सी, अच्छी एजुकेशन उनको मिली, अच्छी जॉब्स उनको मिली, और फिर जो हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी वो इक्वल राइट्स को जो था फॉलो कर दी। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, कि कोई भी जो कंट्री है वो डिस्क्राइब खुद को नहीं कर सकती कि वो कंप्लीटली क्या है, डेमोक्रेटिक है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि कहीं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इट मीन ऐसा नहीं कि और नहीं हो रहा है, सब जगह इक्वल नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है, बहुत सी ऐसी जगह है जो हमारे एरिया से थोड़ा दूर है, हम उन तक पहुंच नहीं पाए, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बाय रिलीजन, बाय कास्ट, बाय इनके सोशल बैकग्राउंड्स। अंडरस्टैंड? बस कुछ हमें नहीं पता, और ऐसा होता है एक्चुअली। इसीलिए कोई भी कंट्री जो है वो क्लेम नहीं कर सकती वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू। और हर एक सोसाइटी यही चाहती है क्या हो, या तो हमारी सोसाइटी अच्छी हो, इक्वल हो, है ना, उसके लिए स्ट्रगल भी हो रहा है। हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन जो है वो चाहता है कि जो सोसाइटी है वो हमें एज इक्वल एक्सेप्ट करे, जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करे। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। और हर एक पर्सन का, यानी अगर हम पूरा एसेंस निकाल के देखें तो इसका मीन क्या है कि हर एक पर्सन जो है वो चाहता है हम हमारी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, हमें जिस सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, हम भी क्या हो, सबके इक्वल हो, हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी हो वो ओपन रहे, एज इक्वल एज कंपेयर्ड विद द अदर्स, यानी जो सबके लिए ओपन है वो हमारे लिए भी हो, है ना। और जो स्ट्रगल है रिकॉग्नाइजेशन का वो सभी पर्सन का चलता रहता है कि हाँ नहीं हम हैं, हमें भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो चलता आ रहा था और आगे भी चलता रहेगा। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 15, उसमें देखे क्या है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या कर दिया गया, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिटेट कर दिया गया कि आप अब इसके बेस पर कोई किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी जो भी स्टेट है, कंट्री के बाद जो भी स्टेट है वो किसी को भी अगेंस्ट उनके सिटीजन ग्राउंड्स के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में लिखा गया है, और ये सभी को पता होना चाहिए कि हम अपने राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी प्रूव करा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे, कि हमें ये फॉलो करना है और कोई भी जो हमारे राइट्स है हमसे नहीं छीन सकता।
Understand? No citizen shall on ground only religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction और कंडीशन विद रिगार्ड टू। और कोई भी सिटीजन है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, नहीं कर सकता, किसी का राइट नहीं है वो किसी डिग्निटी को हर्ट करे या फिर किसी को डिस्क्रिमिनेट करे बाय देयर सेक्स, प्लेस, रेस, रिलीजन और सोशल बैकग्राउंड। अंडरस्टैंड? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और जो पब्लिक है उसके पास यानी हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि जितने भी पब्लिक स्पॉट्स है वो एक्सेस कर सके, एंड द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड wholly और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ अदर जनरल पब्लिक। कि स्टेट जो है, स्टेट है, सिटीजन है, वो अगर किसी चीज को भी डेवलप कर रहा है, किसी को मेंटेन कर रहा है या फिर किसी को रिफर्निश कर रहा है, चाहे वो वेल हो, घाट हो, जो पब्लिकली कर रहा है उसको सब एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएं और वहां का बाथरूम यूज कर ले, ऐसा नहीं है ना। विद परमिशन ऐसा कर सकते हैं, बट जो चीजें अंडर स्टेट आती है, अंडर कंट्री आती है, वो सभी पब्लिक के लिए इक्वल है और उसका हर कोई एक्सेस कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये आज का हमारा चैप्टर था इक्वलिटी। सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।